नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश मिश्रा आपके ऑनलाइन परिवार साक्षी 247 में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं तथा उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे तथा अपने गोल की तरफ लगातार मेहनत करते हुए अग्रसर होंगे। दोस्तों, मैं यह सोच रहा हूं कि आज की क्लास का आगाज़ एक मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से कर दिया जाए। क्या? मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से कर दिया जाए, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद हुए थे स्टेनले हॉल। इन्होंने यह बताया था कि मोटिवेशनल एक हाईवे की तरह होता है। तो चलिए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। हमसे न पूछो कि हमारी मंजिल कहाँ है, हमसे न पूछो कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना रुके हैं ना रुकेंगे, ना रुके हैं ना रुकेंगे, यह औरों से नहीं खुद से वादा करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में भारत शासन अधिनियम 1935 देखा, 1942 क्रिप्स मिशन देखा तथा कैबिनेट मिशन 1946 देखा। तो क्रिप्स मिशन और भारत शासन अधिनियम 1935 के बीच केवल 7 सालों का अंतर है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कंपनी 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत उस समय बहुत ही जटिल प्रक्रिया के द्वारा एक बड़ा सा संविधान भारत के लिए तैयार करती है, और आखिर ऐसा क्या हो गया 7 वर्षों में कि व्यक्ति मतलब हमारी जो हमारी ब्रिटेन वासी थे, या फिर यह कह सकते हैं जो हमारी कंपनी थी, यह समझौते पर आके खड़ी हो गई। चलिए इसके पीछे का भी रहस्य हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में एक लंबा संविधान तैयार कर दिया गया, जिसमें से लगभग 250 अनुच्छेद या तो वैसे ही या तो उसमें से कुछ परिवर्तन करके भारतीय संविधान में लाया गया था। अब 7 वर्षों के बाद 1942 ईस्वी के आसपास आप लोगों को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूरा विश्व घिर गया था। उस परिस्थितियों में इंग्लैंड को अब सैनिकों की जरूरत थी। उस समय अमेरिका, चीन और जापान भी ब्रिटेन पर, इंग्लैंड पर लगातार दबाव डाल रहा था कि नहीं, भारतीयों को भी अब आज़ाद कर दिया जाए। उस समय ब्रिटेन के तात्कालिक प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को अब यह लगने लगा कि अब वह दिन दूर नहीं जब भारतीयों को छोड़ देना आवश्यक होगा। तो अब उनके दिमाग में एक बात यह उपज आई कि जाते जाते भी भारतीयों का फ़ायदा क्यों न उठा लिया जाए। इसी के लिए वहाँ से अपने मंत्रिमंडल से एक व्यक्ति जो क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नाम से जाने जाते थे, उनको भारत के लिए भेज दिया, और कुल मिलाजुला के वह 1942 ईस्वी में भारत आए, परंतु यह वार्ता असफल रही। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 1945 ईस्वी में, 1944-45 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो ब्रिटेन में आम चुनाव होता है। आम चुनाव होने के बाद वहाँ पे क्लीमेंट एटली और उनकी पार्टी लेबर पार्टी ने वहाँ पे आम चुनाव जीत लिया। जब चुनाव जीत लेते हैं वह, तो वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने यह घोषणा कर दी कि भारतीयों को आज़ाद होने का पूरा अधिकार है, और उसी आज़ादी के क्रम में और भारतीयों को आज़ाद करने के लिए वहीं से एक 3 सदस्यीय टीम का गठन किया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। इनका कैबिनेट मिशन का केवल 2 महत्वपूर्ण कार्य था। सबसे पहला यह कार्य था कि भारत की सरकार भारतीयों को सौंप देनी, और दूसरा यहाँ पे संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत करनी थी। ठीक है, तो देखिए, जब यह भारत में आए तो भारत को तत्काल प्रभाव से एक सरकार प्रदान कर दी, जिसमें लगभग अधिकतर भारतीय ही थे। आइए देखते हैं उसमें कौन कौन से थे, क्या थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अंतरिम सरकार, अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। लेकिन मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि शुरुआत में यह इसमें कुल सदस्यों की संख्या 13 थी, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग को यह लगने लगा कि हमारी जो मांग है सांप्रदायिक आधार पर देश का बंटवारा, यह नहीं सुना जा रहा है। उसी समय तात्कालिक मैंने आप लोगों को यह बताया था कि वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल ने मुस्लिम लीग को समझाया कि सरकार के बाहर रहते हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
लेकिन सरकार के अंदर रहते हुए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए मुस्लिम लीग ने हामी भर दी और जो 13 सदस्य थे, ध्यान में रखिएगा, जो 13 सदस्य थे उसमें से 3 सदस्यों को त्यागपत्र दिलवा दिया गया। वह 3 सदस्य कौन कौन थे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करिएगा। पहले व्यक्ति थे सैयद जहीर, सैयद जहीर। दूसरे व्यक्ति थे हमारे शरद चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस। और तीसरे व्यक्ति थे शफाद अहमद, शफाद अहमद। कौन थे? शफाद अहमद थे, शफाद अहमद। अब क्या हुआ कि यह कांग्रेस के ही सदस्य थे, लेकिन इन तीनों को क्या कर दिया गया, त्यागपत्र दिलवा दिया गया और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को जोड़ लिया गया इसमें। तो पहले जो 13 सदस्य थी, 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों के आने के बाद कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। उसी को आज हम लोग देखते हैं। देखिए, अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य, इसकी स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हो जाती है, जिसमें से प्रमुख और महत्वपूर्ण कौन कौन हैं और कौन सा मंत्रिमंडल इनको दिया गया था। तो वायसराय के रूप में वेवेल महोदय थे और अध्यक्ष के रूप में भी थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि वायसराय कौन था? वेवेल था। इनको कौन सा पद दिया गया था? अध्यक्ष का पद दिया गया था। हमारे तात्कालिक जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको कार्यकारिणी परिषद में उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल दे दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री बन गए। डॉक्टर जान मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री बने। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया। इसके बाद देखेंगे तो सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया। CH भाभा को कार्य, खान तथा बंदरगाह मंत्रालय दे दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दे दिया गया। यह छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि मंत्रालय किसके पास था, तो ध्यान में रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद के पास था। अरुणा आसफ अली जी को रेलवे और परिवहन मंत्रालय दिया गया। जगजीवन राम को मैंने कल बताया था श्रम मंत्रालय दिया गया। उसके बाद देखेंगे तो अब 5, देखिए, यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा और यह 5वां। यह 5 सदस्य ऐसे थे जो मुस्लिम लीग के थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लियाकत अली खां, जिनको वित्त मंत्री दिया गया। आई चुंदरीगर को वाणिज्य मंत्री दिया गया। अब्दुल रब निस्तार को संचार मंत्री दिया गया। और जोगेंद्र नाथ मंडल, इस बात को आप विशेष ध्यान में रखिएगा कि जोगेंद्र नाथ मंडल विधि सदस्य के रूप में या विधि मंत्रालय के रूप में इनका चुनाव किया गया था, क्योंकि स्वतंत्र मंत्रिमंडल में हमारे विधि मंत्री के रूप में BR अम्बेडकर साहब होंगे, तो बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इस बात को विशेष ध्यान देना है। 5वें नंबर पर जानफर अली खां थे, जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया था। क्लियर हो गया। इसके आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो हमारा अंतरिम मंत्रिमंडल समाप्त होता है। इसके आगे जब हम लोग देखेंगे तो इसमें दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या था, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। द्वितीय कार्य क्या था, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आप लोगों को यह बताया था उस दिन की इसके 2 प्रमुख कार्य थे। पहला कार्य इसमें यह था कि मंत्रिमंडल दे देना था और दूसरा कार्य संविधान सभा का निर्माण कर देना था। तो संविधान सभा के निर्माण में सबसे पहला कार्य यह हुआ कि संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा, इस बात पर चर्चा हुई। तो उसमें 2-3 बातें बहुत ही अच्छे से बनी, जिसमें पहली बात यह थी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। दूसरी बात इसमें यह थी कि चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और तीसरी बात यह थी कि इसमें कुल नियत संख्या, कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। कितना? 389। इसको देखेंगे, कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। कितनी? 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के, 292 ब्रिटिश प्रांत के, ध्यान में रखिएगा यह इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश प्रांत, 93 देसी रियासत, और 4 चीफ ऑफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। 4 चीफ
ऑफ 4 चीफ ऑफ कमिश्नरीय क्षेत्र थे। अब यह जो 292 ब्रिटिश प्रांत थे, अर्थात भारतीय राज्य, वह भारतीय राज्य जिस पर ब्रिटेन का कब्जा हो या जिस पर ब्रिटेन शासन चला रहा हो, उसे ब्रिटिश प्रांत कहते थे। यह जो देसी रियासत शब्द आ रहा है दोस्तों, देसी रियासत का अर्थ यही राजघराना का शासन या राज्य में राजा का शासन। और तीसरा चीफ ऑफ कमिश्नरीय क्षेत्र था, जिसको हम यह कह सकते हैं कि उस समय तात्कालिक परिवेश में इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है कि 292 यह और 4 यह, कुल मिला के हमारा 296 सीटों पर ही चुनाव होता है। कितने? 296 सीटों पर ही चुनाव होता है। क्यों? क्योंकि जहां पर राजा होंगे वहां पे चुनाव नहीं होता है, जहां पे राजतंत्र होता है वहां पे गणतंत्र नहीं हो सकता। गणतंत्र का जो नेता होता है चुनाव के माध्यम से चुना जाता है, और राजतंत्र का जो नेता होता है वह वंशानुगत होता है। ठीक है, तो इस 93 देसी रियासतों में से जितने भी राजा थे, इन्होंने अपने हिसाब से किसी को खड़ा कर दिया या तो स्वयं सम्मिलित हो गए। अब 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ दोस्तों, उसको देखते हैं। 296 सीटों पर चुनाव हो गया। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। 296 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें ध्यान में रखिएगा आप लोग, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अन्य लोगों ने इसको लड़ा। और इसमें कितने सीट कैसे कैसे बंटवारा हुई, कैसे कैसे जीते, इसको हम लोग देखते हैं। तो कांग्रेस ने इसमें 208 सीटें जीती थी। इंपॉर्टेंट है, कितनी सीटें जीती थी? 208। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। और अन्य के साथ निर्दल लोग भी थे इसमें, और अन्य पार्टियां भी थी। अब देखिए यहाँ पे मुस्लिम लीग कमजोर समझ में आ रही है, क्योंकि इसको कुल वोटों का 25% वोट भी इसको नहीं प्राप्त हुआ। अब स्थिति यह हो गई इसकी कि अब यह देखा जाने लगा कि अब यह इसकी स्थिति कमजोर होने लगी। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? संविधान सभा जो बन रही थी उसमें से इन्होंने कह दिया कि नहीं, मुझे नहीं शामिल होना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। संप्रदाय के आधार पर भी कुछ बंटवारा जो मैंने कल बताया था, जैसे संप्रदाय के आधार पर सामान्य 213, मुस्लिम लीग 79, और सिख को कितना मिला था? कल मैंने बताया था 4 था। कुल मिला जुला के चुनाव हो गया। अब संविधान सभा के गठन की बात की गई। क्या? संविधान सभा के गठन की बात की गई। तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा के गठन में क्या क्या चीजें हुई। देखिए, जैसे संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा के गठन में अगर विश्व इतिहास की बात करेंगे तो सबसे पहले संविधान सभा की शुरुआत इंग्लैंड में होती है, ब्रिटेन में होती है। वहां पे समानतावादियों के द्वारा, समानतावादियों के द्वारा वादियों के द्वारा, और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, हेनरी मैन। इन लोगों ने संविधान सभा, या कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत इन्होंने की, परंतु अपनाने वाला जो देश था वह था फ्रांस और अमेरिका। इसको अपनाने वाला देश कौन था? फ्रांस प्लस अमेरिका, फ्रांस और अमेरिका। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग अगर हम लोग देखेंगे तो संविधान विधेयक के माध्यम से तिलक जी के द्वारा मांगा गया था, परंतु औपचारिक रूप से एम.एन. राय ने इसको मांगा था। ठीक है, आगे जब हम लोग देखेंगे तो संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। यहां पे लिखेंगे संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, जिसमें कौन कौन लोग कैसे थे, थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं।
बहुदलीय निकाय में सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि इसमें महिलाओं की संख्या 15 थी। अनुसूचित जनजाति की संख्या जनजाति की संख्या 33 थी और अनुसूचित जाति की संख्या 26 थी। क्लियर है? ये जो 15 महिलाएं थी, यहां से प्रश्न बनता है। जब बनता है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 15 महिलाएं, संविधान सभा में शामिल महिलाओं की संख्या कुल कितनी थी? 15। पहले नंबर पर सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश से आती थी। दूसरे नंबर पर विजया लक्ष्मी पंडित, जिनके बारे में कौन नहीं जानता है ना। सबसे पहले यूएनओ में भाषण देने वाली महिला यही थी और पीटी नेहरू की प्यारी बहन थी। ठीक है। तीसरा पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से थी। आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो चौथे नंबर पर कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से थी। बेगम एजाज रसूल, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि एकमात्र मुस्लिम महिला जो संविधान सभा में बैठक में भाग ली थी, तो बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से थी। राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से थी। सरोजनी नायडू बिहार से थी। हंसा मेहता बंबई से थी। श्री दुर्गाबाई मद्रास से थी। श्री दुर्गाबाई का पूरा नाम श्री दुर्गाबाई देशमुख था। ठीक है। आगे इनकी चर्चा अच्छे से हम लोग कभी करेंगे। यह सीडी देशमुख की पत्नी थी। 10वें नंबर पर दक्षयानी बेलायुदुदन मद्रास से थी। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से थी। मालती चौधरी उड़ीसा से थी। रेणुका राय पश्चिम बंगाल से थी। लीला राय पश्चिम बंगाल से थी। एनी मस्क्रिनी ट्रावनकोर से थी। क्लियर हो गया? अब महिलाओं की संख्या की बात अगर हम लोग कर लेंगे तो आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे, आते हैं तो इसमें संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, तो इसमें फ्रैंको एंथनी, कौन? फ्रैंको एंथनी नाम का व्यक्ति एंग्लो इंडियन था, जबकि पारसी समुदाय से पीएच मोदी को लिया गया था। सारी चीजें हो गई। अब आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो संविधान सभा की पहली बैठक की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना होगा। जैसे 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी, 26 नवंबर, 24 जनवरी और 26 जनवरी। संविधान सभा के लिए यह इंपॉर्टेंट डेट है। 9 दिसंबर 1946, मिटा देते हैं, थोड़ा सा सही नहीं आया। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950। चलिए देखते हैं क्रम वाइज से क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। यह बैठक कहाँ होती है? हमारे दिल्ली में केंद्रीय कक्ष था, जिसे केंद्रीय संसद भवन कक्ष भी कह सकते हैं, वहां पे हुई थी, जिसमें कुल 208 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? 208 सदस्यों ने भाग लिया था। इस पहली संविधान सभा की बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, जिसके कारण उस सभा के सबसे बुजुर्ग नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहां से लिख देते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम या अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। दोस्तों इसी दिन 2 वैकेंसी और हुई थी, जो उपाध्यक्ष के रूप में थी। अस्थायी अध्यक्ष यह थे। आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो 2 उपाध्यक्ष बने थे। संविधान सभा के पहली बैठक में 2 उपाध्यक्ष बने थे, जिनके नाम क्रमशः एच.सी. मुखर्जी और वाई कृष्ण
मूर्ति राव था। इसी पर यह बैठक संपन्न हो जाती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया संविधान सभा ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है और इसमें सर्वसहमति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के भारत के यह प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग अच्छे से करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी दिन एक वैकेंसी और हुई थी संवैधानिक सलाहकार की। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव साहब को बना दिया गया था। इसी के साथ यह बैठक संपन्न होती है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और इसमें पीटी नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? ध्यान में रखिएगा, पीटी नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, क्या उद्देश्य प्रस्ताव, क्या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की उद्देशिका बनती है आगे चल के। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिस पर मोहर 22 जनवरी 1947 ईस्वी को लगती है। अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? पास हो जाता है और अनेक समितियां बनाई जाती हैं। अनेक समितियां बनाई जाती हैं, जैसे संघ समिति कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पीटी नेहरू साहब रहे होंगे। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति की बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी, तो बी.आर. अंबेडकर साहब। इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे अभी आगे। फिलहाल में इसको देखते हैं। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर पूर्णतः तैयार हो जाता है। पूर्णतः बनकर तैयार हो जाता है। प्रश्न पूछता है कि जब हमारा संविधान बनकर पूर्णतः तैयार हो गया तो उस समय संविधान में कुल कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने अनुच्छेद थे? तो नोट करिएगा, कुल अनुच्छेद 395। भाग कितना था? भाग 22 था। और अनुसूची कितनी थी? अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। क्लियर हो गया? अब देखिए क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान पूर्णतः बन के तैयार हो जाता है, लेकिन लागू नहीं होता है। केवल 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, जिसमें नागरिकता के सभी अनुच्छेद अंत के 3 को छोड़ के लागू कर दिया गया था। इन 16 अनुच्छेदों के बाद सारे अनुच्छेद क्यों नहीं लागू किए गए? तो इसके पीछे की बात को जानने के लिए आपको अतीत में जाना होगा। और आपका जो अतीत यह था, इस अतीत में यह बात बताई गई कि 1929 ईस्वी में हमारा एक अधिवेशन कांग्रेस का होता है, जिसे हम लोग लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पीटी नेहरू साहब कर रहे थे और उसी दिन संविधान हमारे नेहरू साहब और अन्य सदस्यों के द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया और उसी समय पहली बार भारत का झंडा भी फहराया गया था। तो इन लोगों के दिमाग में यह बात थी कि जब हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, तो अब नवंबर तो हो ही गया है, 2-3 महीने के बाद इसको हम लोग 26 जनवरी को ही लागू करते हैं। यही कारण था कि हमारा संविधान बनकर पूर्णतः तैयार था, परंतु 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही पूर्ण रूप से लागू होता है। ठीक है, लेकिन 24 जनवरी को क्या होती है? तो ध्यान में रखिएगा, 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। क्या अंतिम बैठक होती है? परीक्षा में पूछता है कि कुल कितनी बैठक हुई है। अंतिम बैठक होती है और यह बैठक 12वीं थी। इस अंतिम बैठक में संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है और इसको मंत्रिमंडल का रूप दे दिया जाता है और सर्वसम्मति से भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को मैंने बताया ही कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया और हम एक गणतंत्रात्मक शासन के रूप में शासन करने लगे, देश के रूप में शासन करने लगे। क्लियर हो गया? इसके आगे जब हम लोग चलेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी। जैसे अगर वाचन की बात करेंगे तो संविधान सभा में वाचन कितने हुए थे? तो 3 वाचन हुए थे, जिस पर अगली क्लास में अच्छे से चर्चा होगी। बहस कितने दिन हुई थी? तो बहस कुल मिला के 114 दिन हुई थी। इसके आगे कुल रुपया व्यय कितना हुआ था? तो 63 लाख
₹96,729 व्यय हुआ था। फिर इसके आगे होता है कि कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, तो बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन था। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे संविधान सभा को हाथ से लिखने वाला कौन था, संविधान सभा से पहले झंडा कैसे हमारे भारत में से 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत का झंडा लागू कर दिया गया था, या फिर भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को अपना लिया गया था। इसकी चर्चा हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसके आगे अब तो कुछ विशेष नहीं रह गया, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके बाद मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।